नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और आज बात करेंगे राहुल गांधी की। भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश में पहुंची तो क्या नए समीकरण बनते हुए दिखाई दिए। हालांकि अखिलेश यादव को आने का निमंत्रण दिया गया लेकिन वो नहीं पहुंचे। अब इन तमाम सवालों के बीच एक नई बहस शुरू हुई है। पल्लवी पटेल ने एक बयान दिया है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को एक साथ लाने का जो प्रयास है वो फिर से शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में डिप्टी सीएम को हराने के बाद कहीं ना कहीं ओबीसी राजनीति में पल्लवी पटेल ने एक नई छाप छोड़ी है, जिसके बाद से बात साफ हो गई है कि बीजेपी के खिलाफ अगर ओबीसी राजनीति में महिलाओं को लेकर के कोई बड़ा चेहरा दिख रहा है तो पल्लवी पटेल अकेली दिखाई देती हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल के संबंध कांग्रेस के साथ भी बेहतर है। आप जान रहे हैं कि 2019 में किस तरीके से कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन रहा था, प्रियंका गांधी से कैसे उनकी मुलाकात हुई थी, कैसे राहुल गांधी के साथ चुनाव लड़ने की बातों पर सहमति बनी थी। लेकिन उसके बाद एक लंबा गैप दिखाई दिया। लेकिन अब जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और वो उत्तर प्रदेश पहुंची है तो जो उन्होंने एबीपी से कहा है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई सियासी हलचल लेकर के आया है। अब अगर किसी तरह ये दोनों पार्टियां यूपी की राजनीति में एक होती दिखाई देती हैं तो इसकी बड़ी वजह पल्लवी पटेल को ही माना जाएगा। और ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सिरदर्दी भी बढ़ाती है और बीजेपी की जमीन उत्तर प्रदेश में कमजोर करती हुई भी दिखाई देती है। अब इस बात को समझिए कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में अपना एक फिक्स वोट बैंक है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में नहीं जाता है। ठीक उसी तरह समाजवादी पार्टी का भी अपना एक फिक्स वोट बैंक है जो बीजेपी के खाते में नहीं जाता है। और ठीक उसी तरह पल्लवी पटेल का भी अपना एक फिक्स वोट बैंक है जो बीजेपी के खाते में नहीं जाता है। अगर ये तीनों वोट बैंक एक मंच पर आकर जुड़ते हैं तो बीजेपी के खाते में जमा वोटर बैंकों की संख्या कम होती जाएगी। बीजेपी का जो खाता लंबे समय से उठता हुआ दिखाई दे रहा है वो खाली होना शुरू हो जाएगा। जो राजनीतिक दिग्गज उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं और ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कब करवट बदलेगी कोई नहीं समझ पाता है, वो इस खेल को बहुत ही बारीकी से समझ रहे हैं। इस खेल को बारीकी से आपको भी समझना होगा और अगर आप नहीं समझेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। अब समझने की कोशिश कीजिए कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने 2019 में जिस तरीके की रणनीति बनाई थी, हालांकि उससे फायदा तो नहीं हुआ लेकिन कांग्रेस के वोट बैंक में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ। वहीं समाजवादी पार्टी का वोट बैंक तो आपने देखा ही किस तरह से बढ़ा। और पल्लवी पटेल ने जिस तरह से डिप्टी सीएम को हराया, इससे एक बात साफ हो गई कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी अगर एक मंच पर आती हैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राह बिल्कुल आसान नहीं होगी। ये दो बड़े दिग्गज नेता जो बीजेपी से सीधे लोहा ले रहे हैं। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि लड़ाई सरकार बनाने की नहीं है, लड़ाई सत्ता से बीजेपी को हटाने की है। यही बात अखिलेश यादव भी कहते हैं कि लड़ाई इस बात की नहीं है कि आगे क्या होगा, वो कहते हैं कि लड़ाई इस बात की है कि बीजेपी के खिलाफ खुले मन से आमने सामने की लड़ाई कौन लड़ रहा है। अगर ये दो दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश में एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को फिर से सोचना पड़ेगा कि 24 की तैयारियां कैसे की जाएं। ऐसे में बनारस में मोदी जी जहां से चुनाव लड़ते हैं, बनारस में उनकी जमीन भी कमजोर हो सकती है। और किसी स्थिति में अगर बनारस में मोदी जी के वोटों का परसेंट गिरता है तो उसका असर पूरे देश में दिखाई देगा। हालांकि बीजेपी लगातार दो हार देख चुकी है स्टेट के चुनाव में, तो उसके बाद उसके कान भी खड़े हैं। वो इस बात के लिए तैयार है कि किसी भी तरह उसे उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों में से लगभग 50 से 60 सीटें तो जीतनी ही पड़ेंगी, तभी वो केंद्र के चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत बना पाएगी। अगर ऐसे में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 30 के आंकड़े के आसपास समेट दिया जाए तो ये बात बिल्कुल कहने में मुझे संकोच नहीं है कि 24 में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत यूपी से ही होगी और इसके तीन बड़े चेहरे होंगे, अखिलेश यादव, पल्लवी पटेल और राहुल गांधी। लेकिन लड़ाई यह है कि इन तीनों चेहरों में बड़ा चेहरा किसे माना जाएगा, छोटा चेहरा किसे माना जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव अपने कद से कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं दिखाई देते हैं, तो वहीं राहुल गांधी नेशनल चेहरा है जो इस पूरे गठबंधन में मुख्य चेहरा दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल की कवायद की इन दोनों नेताओं को एक मंच पर लाया जाए और बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन तैयार किया जाए, यूपी की राजनीति में नई हलचल खड़ी कर देता है। मैं जब पिछला इतिहास देखता हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति का तो कहीं ना कहीं मुझे अब यह बात समझ में आती है कि मायावती का पतन उत्तर प्रदेश की राजनीति में पल्लवी पटेल के उदय की एक बड़ी वजह बनेगा। और कहीं ना कहीं मायावती के जाने से जो स्पेस यूपी में खाली हो रहा है उस स्पेस को अब पल्लवी पटेल
पूरा करती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो मायावती के जाने के बाद उत्तर प्रदेश की नई मायावती का जो कद है वो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल के खाते में जाता हुआ दिखाई देगा। ये तमाम बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि 24 का चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं है और समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी अखिलेश यादव एक मंच को साझा करते हैं तो वो वोटर जो बिखरा हुआ है, वो 70% आबादी जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में वोट करती है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वोटर कंफ्यूज वोटर है, अगर उसको ये बात साफ हो गई कि बीजेपी को हराने में इस गठबंधन का सबसे बड़ा हाथ है, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की समस्याएं तो बढ़ेंगी ही। मोदी जी को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि जिस धर्म की राजनीति पर उन्होंने 2019 में अपने वोटर को मजबूत किया था, उस धर्म की राजनीति पे जाति, हक और अधिकार या फिर कहें कि सामाजिक न्याय के वोटरों की सेंध लग जाएगी। सामाजिक न्याय का वोटर वो वोटर है जो बार बार आरक्षण की मांग करता है, जो बाबा साहब के दिखाए गए मिशन को पूरा करने की मांग करता है, जो कहता है कि जातिगत आधार पर आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, इसके साथ साथ समानता, हक और अधिकार की बात भी होनी चाहिए। अगर किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश के भीतर यह गठबंधन 50 से 55 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़े और यह बात साफ कर दे कि बीजेपी को हराने में सबसे आगे हम हैं, तो वो तमाम वोटर जो पिछली बार धर्म की राजनीति में फंस गया था, इस बार सामाजिक न्याय के नाम पर सामने आता दिखेगा। ओम प्रकाश राजभर के धोखे से जो नुकसान पिछली बार हुआ था वो रिकवर हो जाएगा और कहीं ना कहीं बीजेपी जिस उलटफेर की राजनीति में जीत गई थी, अपने ही जाल में फंस करके पछताने के लिए मजबूर हो जाएगी। समझाना सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति 2019 में जैसी थी 24 में वैसी नहीं दिखाई देगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह रहेगी कि कुर्मी राजनीति अब कहीं ना कहीं एक नए समीकरण को लेकर के तैयार है और वो समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पैर में बंधी जंजीर जैसा हो गया है, जिससे ना तो वो बाहर निकल पा रही है, ना अपने दायरे को बढ़ा पा रही है। क्योंकि बीजेपी ने कभी ऐसी उम्मीद भी नहीं की थी कि अनुप्रिया पटेल के रहते हुए वो कुर्मी वोटरों को खो देगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि डॉक्टर सूर्यलाल पटेल ने जिस मिशन को तैयार किया था वो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए, कुछ सीटों के लिए, कुछ कुर्सियों के लिए नहीं था। वो मिशन था सामाजिक न्याय का। जब उससे समझौता होता दिखेगा तो कुर्मी वोटर सामाजिक तौर पर तो मजबूत है ही, बल्कि मानसिक तौर पर भी ये फैसला लेने में बहुत चालाक है कि कोई उसको कहीं ठग तो नहीं रहा है। अगर ये बात उसे 2024 के चुनाव में समझ आ गई तो बीजेपी का बोरिया बिस्तर पैक होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। बाकी अपडेट्स के लिए बोल तंत्र को देखते रहिए, अगली वीडियो का इंतजार करिए। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इस स्टोरी से आपको किस तरीके की जानकारियां मिली, अगली स्टोरी किस पर होनी चाहिए, क्या जानकारियां आपको मिलनी चाहिए। तब तक के लिए देखते रहिए बोल तंत्र।